आरबीआई या आरबीआई का मुख्य उद्देश्य बताया कि जो अर्थव्यवस्था मौद्रिक नीति जारी करने का प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करना, आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना और रोजगार को बढ़ावा देना। तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, पूरे मार्केट में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो आरबीआई क्या करता है, मार्केट से पैसे निकालने की कोशिश करता है कि किस तरह से मार्केट में पैसे कम हो जाएं, ताकि जो ये इन्फ्लेशन है या मुद्रास्फीति है वो कम हो जाए। और अगर अर्थव्यवस्था में ज़्यादा संकुचन की स्थिति आ जाए, डिफ्लेशन की स्थिति आ जाए, तो आरबीआई क्या करता है, मार्केट में पैसे डालने का प्रयास करता है ताकि अर्थव्यवस्था में निवेश ज़्यादा होने लगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने से रोज़गार ज़्यादा बढ़ने लगे, रोज़गार ज़्यादा बढ़ने से इनकम ज़्यादा बढ़ने लगे। ठीक, तो इन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति को अपनाता है, जिसमें एक हो गया मात्रात्मक उपकरण, दूसरा हो गया गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण में जो आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है, जैसे मैं तुम लोगों को बताया कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं। क्रेडिट किसे देते हैं, जो उद्योगपति हैं या आम जनता है, आम जनता भी लेती है, जैसे किसी को होम लोन चाहिए, किसी को कार लोन चाहिए, किसी को पर्सनल लोन चाहिए। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे, लोग कम लोन लेंगे ना। जब ब्याज की दर ज़्यादा होगी तो लोग लोन कम लेंगे, लेकिन अगर ब्याज की दर कम होगी तो लोन ज़्यादा लेंगे। तो अगर लोन ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, बाज़ार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, क्योंकि जब ज़्यादा पैसा बैंक से उधार लेके मार्केट में आ जाएगा तो क्या होगा, मुद्रा की मात्रा मार्केट में बढ़ जाएगी। जब मुद्रा की मात्रा मार्केट में बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगी या मुद्रास्फीति होगी। इसी तरह अगर इसका उल्टा देखें कि अगर मान लो कि ब्याज दर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, लोन लोग कम लेंगे, क्योंकि अगर महंगा लोन रहेगा तो लोग एक बार सोचते हैं कि लोन ना लिया जाए ना। तो उससे क्या होगा, जब लोन कम लेंगे तो डिमांड कम होगी या निवेश कम होगा। जब निवेश कम होगा या डिमांड कम होगी तो अर्थव्यवस्था में संकुचन की स्थिति होगी। तो जब दोनों समस्याएं आती हैं, या तो इन्फ्लेशन की समस्या आएगी या रिसेशन या डिप्रेशन की समस्या आएगी, तो डिफ्लेशन की समस्या आएगी। तो जब ये समस्याओं के निराकरण के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति उपकरणों का प्रयोग करता है, जिसमें मुख्य रूप से हैं बैंक दर। बैंक दर क्या होती है, बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, या यह कह सकते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों की प्रतिभूतियों का पुनर्बट्टा करता है। बैंक दर को डिस्काउंट रेट भी कहते हैं या पुनर्बट्टा दर। साधारण शब्दों में उसका अर्थ यही है कि जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है उसको क्या कहेंगे, बैंक दर। मतलब अगर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब लोगों ज़्यादा डिमांड करेंगे। जान लो, अगर मार्केट में लोग ज़्यादा पैसा उधार लेने लगे बैंक से, तो बैंक के पास अगर ज़्यादा फंड नहीं होगा तो कहाँ से उधार ले सकता है वो, आरबीआई से। तो जब आरबीआई उधार महंगा देगा लोगों को, बैंक को, वाणिज्यिक बैंक को, तो वाणिज्यिक बैंक को जब महंगा उधार मिलेगा तो वो जनता को ज़्यादा महंगा देगी। जब जनता को ज़्यादा महंगा देगी तो क्या होगा, लोन की डिमांड है वो कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो निवेश कम हो जाएगा, निवेश कम हो जाएगा तो उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा तो रोज़गार कम हो जाएंगे, या इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ये कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हो जाएगी। ठीक, इसी तरह दूसरा नीति अपनाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन की नीति। ओपन मार्केट ऑपरेशन की नीति, खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं, जब आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है तो उसको कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे, मनी मार्केट पढ़ रहे थे और फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे थे, तो मैं तुम लोगों को बताया था कि ट्रेजरी बिल होते हैं और प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, तो उनको आरबीआई क्या करता है, क्रय विक्रय करता है। तो जब क्रय विक्रय करता है तो क्रय विक्रय से क्या फ़ायदा होगा, जब अगर आरबीआई को
मार्केट में पैसे ज़्यादा डालने होंगे तो क्या करेगा, प्रतिभूतियों को खरीद लेगा। मतलब जब अगर तुम्हारे मान लो पहले से आरबीआई तुम्हें कोई प्रतिभूति बेचे हुए है, बॉन्ड बेचे हुए हैं, ठीक, तुम उसको खरीद के रखे हो। अब अगर आरबीआई चाहे कि हमें मार्केट में पैसा डालना है, ठीक, रिसेशन की स्थिति है, हमें मार्केट में पैसे डालने हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग पर व्यय करें या निवेश करें, जो भी करना हो करें, ठीक, तो आरबीआई करेगा क्या करेगा, उन प्रतिभूतियों को खरीदने की कोशिश करेगा, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट का लालच दे देगा तुम लोगों को या ज़्यादा पैसे दे, जो उस प्रतिभूति की कीमत है उससे ज़्यादा रेट पर खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जब अगर वो आरबीआई तुमसे खरीदे, तुम उसको बेचोगे, मान लो तुम कोई तुम्हारे पास बॉन्ड है, ठीक, या प्रतिभूति है, तो उसको जब बेचने जाओगे, कहाँ जाओगे, बैंक के पास जाओगे, किसी बैंक को बेचोगे। तो जब बैंक को बेचोगे तो बैंक तुम्हें पैसे दे देगा, तो पैसे दे देगा तो पैसे कहाँ है, मार्केट में आएंगे। जो मार्केट में आएंगे तो क्या होगा, उसका निवेश होगा या उपभोग होगा, कुछ ना कुछ होगा उसका। तो इस तरह अर्थव्यवस्था समृद्धि की ओर बढ़ेगी, ठीक। लेकिन इसका उल्टा भी प्रभाव होगा। जब मान लो अगर आरबीआई को चाहिए कि हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, महंगाई को कम करना है, तो आरबीआई क्या करेगा, प्रतिभूतियों को बाजार में बेचेगा। क्यों, जब प्रतिभूतियां बाजार में बिकने आएंगी तो जो जनता के हाथ में पैसा है वो कहाँ चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में हमेशा आरबीआई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। अगर इन्फ्लेशन की स्थिति है तो ऐसे में सरकारी ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या किया जाएगा, प्रतिभूतियों को बेचा जाएगा, ठीक। यहीं से आपकी आईएएस 2023 में एक क्वेश्चन बना था, 2023 का जो आईएएस का पेपर हुआ है उसका ये क्वेश्चन था, आरबीआई की निम्नलिखित में किस एक गतिविधि को बंध्यकरण या इंग्लिश में था स्टेरिलाइजेशन की नीति के रूप में जाना जाता है। तो उसमें ऑप्शन दे दिया OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं, दूसरा ऑप्शन दे दिया NBFC का विनियमन, तीसरा ऑप्शन दे दिया ऋण प्रबंधन, चौथा निपटान भुगतान प्रणाली एवं निगरानी करना। जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये अब की बार बना दिया, पहले ऐसे क्वेश्चन बना देता था कि आरबीआई इन्फ्लेशन, अगर मुद्रा बाजार में इन्फ्लेशन की स्थिति है तो आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करेगा कि विक्रय करेगा। उसमें लोग कंफ्यूज रहते थे कि कब क्या करना चाहिए, जब इन्फ्लेशन होगा तो खरीदना चाहिए, प्रतिभूतियाँ बेचना चाहिए, कि जब डिफ्लेशन होगा तब बेचना चाहिए। तो अगर ये क्लियर नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन वो थोड़ा सा घुमा तो देता ही है, तो वहाँ पर फिर गलत हो जाता है, ठीक। जो तीसरा तरीका है आरबीआई के द्वारा जो तीसरा तरीका अपनाया जाता है उसे कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या तरलता समायोजन सुविधा। तरलता समायोजन सुविधा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, एक होता है रेपो रेट, दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, जब अल्पकाल के लिए, रेपो रेट वह दर होती है जिस दर पर केंद्रीय बैंक या आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक अपनी जमाओं को आरबीआई के पास रखते हैं। मतलब जो वाणिज्यिक बैंकों का पैसा होता है, एक्सेस कैपिटल होती है, उसको जब वो आरबीआई के पास जमा करते हैं तो उस जमा पर जो ब्याज दर मिलती है उसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। दूसरे शब्दों में, अगर और शब्दों में कह सकते हो ये कि जो आरबीआई के वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है उस रेट को क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट, ठीक। होता है VRR वेरिएबल रिजर्व रेशियो, मतलब परिवर्तनीय कोष अनुपात। इसको भी दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है CRR, एक होता है SLR। CRR क्या होता है, CRR जैसे वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1934 और 1949 में जो उसके अधिनियम हैं उनमें प्रावधान किया गया है कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं, जो जनता का पैसा अपने पास जमा करते हैं, उनका एक निश्चित भाग कहाँ जमा करेंगे,
आरबीआई के पास। इसमें जो लिमिट दी गई थी वो थी 3 से 15%। 3 से 15% के बीच में आरबीआई ये डिसाइड कर सकता है कि कितने परसेंट जो तुम जमा करने जाते हो उसका कितना परसेंट वाणिज्यिक बैंक सेंट्रल बैंक के पास जमा करेंगे। ठीक, जैसे मान लो तुम 100 रुपये 1000 रुपये जमा करने जा रहे हो, तो 1000 एसबीआई में मान लो जमा किए, तो उसका इस समय जो रेट है वो है 4.5%, 4.5%। तो 4.5% 1000 का किसके पास जमा होना चाहिए? आरबीआई के पास। इसी को कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, उसके बाद एक होता है SLR, संविधिक तरलता अनुपात। ये क्या होता है? जैसे कि CRR क्या है? CRR जब जो पैसा तुम जमा करने गए उसका 4.5% किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। इसी तरह SLR ये भी बैंकिंग नियमन अधिनियम के तहत है कि एक निश्चित राशि जो जनता के द्वारा बैंक जमा करेंगे उसकी एक निश्चित राशि बैंक अपने पास तरल रूप में रखेंगे। मतलब कि एक निश्चित सीमा पे को अपने पास रखेंगे, उससे जो बचेगा उसके अलावा फिर ऋण दे सकते हैं। तो जैसे इस समय मान लो 18% है, तो इसका मतलब कि अगर तुम 100 रुपये जमा करने जा रहे हो बैंक के पास, तो 18 रुपये वो हमेशा अपने पास रखेगा। क्यों रखेगा? पता नहीं तुम किस समय पहुंच जाओ लेने और बैंक के पास फिर पैसे न रहें, तो कहाँ उससे क्या होगा? बैंकिंग के प्रति लोगों में भरोसा ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये माना जाता है कि जो 18% बैंक तुम्हारी जमाओं का अपने पास रखेगा, तो इससे क्या होगा? 18% रखेगा मान लो 100 रुपये का, और बाकी किसी को भी ऋण दे सकता है। तो अब अगर इसको बढ़ाएगा आरबीआई, इसकी लिमिट बढ़ा दे, तो इससे क्या होगा? जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनकी क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मान लो कि अभी 18% है, उसको अपने पास रखना पड़ रहा है, लेकिन अगर 18% के बदले कह दे 50% अपने पास रखना है, तो जब 18% रखता था तो वो लोगों को कितना उधार दे देता था? 82 रुपये को किसी को उधार दे सकता था। लेकिन अगर अब आरबीआई ये कह दे कि तुम 50 रुपये अपने पास रखो, तो फिर अब जो वाणिज्यिक बैंक है वो 50 रुपये का ही उधार दे पाएगा। तो इसलिए माना जाता है कि जो SLR और CRR अगर बढ़ेंगे ना, तो इससे क्या होगा? बैंकों की जो क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। इसलिए ये भी माना जाता है कि जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक दर ये अल्पकालिक उपकरण हैं, और ये ये ज़रूरी नहीं है कि आरबीआई जब जैसे तुम लोग देखते हो कि आरबीआई हर 3 महीने में मौद्रिक नीति जारी करती है ना, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करती है कि रेपो रेट कितना रहेगा, रिवर्स रेपो रेट कितना रहेगा, SLR कितना रहेगा, CRR कितना रहेगा, बैंक रेट कितनी रहेगी। तो ये जब आरबीआई ये जब डिसाइड करता है, तो इसमें जो बैंक दर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये तभी प्रभावित होंगे जब बैंक लोग महंगा अगर कर दे, मान लो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है और आरबीआई क्या करे? रेपो रेट बढ़ा दे या रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दे। तो जब बढ़ा देगी तो क्या होगा? जो क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता कब कम होगी? कम तभी होगी जब लोग ऋण लेना कम कर दें। ये लोगों पर डिपेंड हो गया ना। अगर मान लो महंगा आरबीआई लोन महंगा कर दे, लेकिन फिर भी लोग ज़्यादा ले रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा? वो जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि लोग महंगा ऋण लेने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए ये माना जाता है कि जो बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है, ये बढ़ाने से एकदम ये क्लियर नहीं है कि इन्फ्लेशन कम ही हो जाए, लेकिन जो CRR और SLR है ये हमेशा क्या करती है? ये दीर्घ काल में यूज की जाती है, लेकिन ये हमेशा अगर बढ़ेगी तो बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता कम होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि इसमें से पहले से ही डिसाइड कर दिया जाएगा कि आप 100 रुपये का अगर जमा करते हैं तो उसमें से इतने % आपको हमारे पास रखना होगा और इतने % आपको खुद के पास रखना होगा। तो उसमें अगर बढ़ा देगा तो फिर जो क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नहीं समझ में आया? नहीं आया? किसके नहीं आया हैं? एक बार और। अब इस तरह ना समझ में आएगा, अभी बताता हूँ, रुको, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर समझाता हूँ।
दूसरा हो गया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक, ये एक नया उपकरण है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, इसके माध्यम से जैसे कि मान लो कि ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए थी। जैसे मैं तुम लोगों को बताया था कि एक होता है कॉल मनी मार्केट ना, कॉल मनी मार्केट पढ़ाया था कि जिसमें एक रात के लिए ओवरनाइट के लिए हम ऋण प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी एक प्रकार की रेपो रेट से संबंधित नीति है, जिसके माध्यम से आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को एक दिन के लिए ऋण देता है। जिस रेट दर पर या जिस ब्याज दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को एक दिन के लिए ऋण या उधार देता है, उसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये हमेशा बैंक दर से 1% अधिक होती है। जितनी भी बैंक दर होगी उससे हमेशा 1% अधिक होगी। अब ये जो ऋण लेते हैं बैंक, वो अपनी कुल उसमें एक शब्द यूज होता है NDTL, नेट डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। जितना उनके पास मुद्रा है, जितना बैंक का नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट है, उसका 1% एक दिन के लिए उधार ले सकता है। कौन? वाणिज्यिक बैंक। किससे? आरबीआई से। किस दर पर? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट पर। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो होगी वो बैंक दर से हमेशा 1% अधिक होगी। ठीक, इस समय जो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति रिगार्डिंग जो इस समय रेट है, उसमें बैंक दर कितनी है? 6.75%। इसी तरह रेपो रेट कितना है? 6.5%। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.75%। इसी तरह जो CRR है वो कितना है? 4.5%। और SLR कितना है? 18%। ठीक, तो ये अभी हाल की नीति जारी गई मौद्रिक नीति में जो जारी की गई थी, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, वनडे में अक्सर पूछ लेता है कि इस समय रेपो रेट कितनी है, या इस समय रिवर्स रेपो रेट कितनी है। जैसे इस समय SLR कितना है, इस समय आरबीआई की मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट कितनी है, या बैंक दर कितनी है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन करंट से बन जाता है। ठीक, ये तो हो गए रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से क्रेडिट क्रिएशन के तरीके। इन तरीकों से ब्याज दर के माध्यम से आरबीआई क्या करता है? वाणिज्यिक बैंकों की साख नियंत्रण को कंट्रोल करता है, साख नियंत्रण करता है। ठीक, दूसरा तरीका होता है गुणात्मक साख नियंत्रण। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्याज दर वाली नीति पूरी तरह से फेल हो जाती है, और ऐसा हो सकता है कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें ज़्यादा समस्याएं आ जाएं, या अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन में आ जाए। कभी कभी हाइपर इन्फ्लेशन का नाम सुने होंगे तुम लोग, या गैलोपिंग इन्फ्लेशन का नाम सुने होंगे, उछलती कूदती दौड़ती इन्फ्लेशन ना। तो उसमें ऐसी जब स्थिति आ जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक जब कंट्रोल नहीं कर पाता आरबीआई इन्फ्लेशन को, तो वो क्या करता है? फिर साख राशनिंग कर देता है, या गुणात्मक तरीकों का प्रयोग करता है। उसमें ये गुणात्मक तरीके क्या होते हैं? ये डायरेक्ट रूप से हस्तक्षेप करता है। किस पे? वाणिज्यिक बैंकों पर। किन माध्यम से? कुछ नीतियों के माध्यम से। कुछ नीतियों के माध्यम से मतलब अगर कह दो, जैसे इसमें पहली नीति है साख राशनिंग करना। साख राशनिंग क्या है? अब आरबीआई ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सा बैंक कितना ऋण देगा, या किस क्षेत्र में कितना ऋण दिया जाएगा, या औद्योगिक क्षेत्र में ऋण देना है, या एग्रीकल्चर सेक्टर में ऋण देना है, कितना देना है, ये कौन निर्धारित करेगा? आरबीआई। ठीक, इसी तरह दूसरा तरीका होता है मार्जिन निर्धारित करना। मार्जिन निर्धारण क्या है? जैसे जब कोई वाणिज्यिक बैंक तुम्हें उधार देता है तो उससे तुमसे वो कुछ गिरवी रखवाता है, चीज़ को ऋण प्राप्त करना है, तो उसके पहले तुमसे कुछ ना कुछ वो मांगता है, सिक्योरिटी मांगता है। जैसे मान लो होम लोन लेना है तो तुम्हारे घर के कागज़ ले लेगा, या जैसे तुम्हारे वो अपनी सिक्योरिटी रखवाता है, बिना सिक्योरिटी के ऋण नहीं देता। तो आरबीआई क्या करता है कि अगर उसको क्रेडिट कंट्रोल करना है तो ये कह देता है कि जो इसकी मार्जिन है उसको बढ़ा दिया जाए। जैसे मान लो कि तुम्हें 100 रुपये का ऋण चाहिए था, 1000 का मान लो ऋण चाहिए था। ठीक, तो 1000 ऋण के बदले तुम्हें 100 रुपये की कोई सिक्योरिटी वाणिज्यिक बैंक के पास रखनी होगी। ठीक, लेकिन अब अगर तो 100 रुपये की तुम मान लो रख दिए। ठीक, अब अगर आरबीआई ये कह दे कि अब अगर किसी को 1000 रुपये चाहिए तो उसके लिए 500 रुपये की मार्जिन होनी चाहिए। मतलब
500 रुपये की कोई ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए जो आप वाणिज्यिक बैंकों को दे सकें या वहाँ जमा कर सकें। तो इससे क्या होगा, इससे जो लोन लेने वाला आदमी है उसकी क्षमता घट जाएगी। हो सकता है कि अब 500 रुपये की हमारे पास कैपेसिटी ना हो, जो 500 रुपये की सिक्योरिटी ही ना हो सकता है ना। ऐसा हो सकता है कि जब 1000 रुपये हम लिए लोन तो 100 रुपये की सिक्योरिटी जमा किए या 100 रुपये का अपना खेत का कागज़ दे दिए, ठीक, तो हमें 1000 मिल गया। लेकिन अब आरबीआई वाणिज्यिक बैंक कह रहे हैं कि अगर अब हमें 1000 रुपये का ऋण चाहिए तो उसके लिए हमें 500 रुपये की सिक्योरिटी चाहिए। तो हो सकता है उतनी हमारे पास परिसंपत्ति ना हो तो हम नहीं जमा कर पाएंगे। तो क्या होगा, ऋण अपने आप घट जाएगा वाणिज्यिक बैंकों से देना। तो इसको कहते हैं मार्जिन निर्धारित करना। अभी नहीं समझ में आया। इसी तरह होता है, तीसरा होता है नैतिक दबाव। नैतिक दबाव क्या होता है, या मोरल सजेशन भी इसे कहते हैं, नैतिक दबाव। नैतिक दबाव ये होता है कि जैसे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों का बाप है ही है, क्योंकि जो सारी चीज़ें तो वही नियंत्रित करता है ना। तो ऐसे वाणिज्यिक बैंकों से वो कह देता है कि आप ये बात हमारी मानेंगे या मानना पड़ेगा उनको ना। तो जो अगर कोई सजेशन दिया या कोई नियम बना दिया तो उसको कहते हैं नैतिक सुझाव, ठीक। उसके माध्यम से भी क्रेडिट कंट्रोल हो सकता है। अगला हो जाता है प्रत्यक्ष कार्यवाही। आ रहा है, उसको ऋण दे रहे हैं बिना किसी सिक्योरिटी के दे रहे हैं, तो आरबीआई क्या कर सकता है, उन पर डायरेक्ट एक्शन कर सकता है, कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उसके पास अधिकार है बैंक को रेगुलेशन करने का। बैंक तो ये हो गए हमारे मौद्रिक नीति के मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपकरण। तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा था इसमें? रेपो रेट, रेपो रेट, ठीक। रेपो रेट मान लो, अब जैसे कि मान लो कि आरबीआई को क्या करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है या मुद्रास्फीति को कम करना है, या और सब सरल शब्दों में कहें कि जो महंगाई बढ़ी है आरबीआई उसको कम करना चाहती है, ठीक। आरबीआई कम कैसे करेगी, मान लो कि वो रेपो रेट को जो ये पॉलिसी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को पॉलिसी रेट के नाम से जाना जाता है। पॉलिसी रेट या नीतिगत दर, लिख लो इसको। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को पॉलिसी रेट के नाम से जाना जाता है। पॉलिसी रेट मान लो आरबीआई क्या की, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को किस नाम से जाना जाता है, पॉलिसी रेट के नाम से। अब पॉलिसी रेट मान लो कि आरबीआई को महंगाई कम करना है बाजार से, मार्केट में ज़्यादा महंगाई हो गई है, अब आरबीआई को महंगाई को कम करना है। तो महंगाई कम करने के लिए क्या करेगा आरबीआई, मौद्रिक नीति या पॉलिसी रेट का सहारा लेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से बाजार में क्या करेगा, बाजार में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करेगा। महंगाई कम करने के लिए या इन्फ्लेशन कम करने के लिए क्या किया जाएगा, रेपो रेट और बैंक दर को बढ़ाएगा। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 4% ये थी, मान लो 6%, मान लो ये हो गई, ये थी 6%, ठीक। अब इसको बढ़ाकर आरबीआई कर दे 7%, इसको बढ़ाएगा तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनके लिए ऋण क्या हो जाएगा, ऋण महंगा हो जाएगा, ठीक। जब ऋण महंगा हो जाएगा तो ये लोग दूसरे को भी ऋण महंगा देंगे, तो इससे क्या होगा, जो बाजार है उसमें तरलता या लिक्विडिटी, मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी। जब मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा, निवेश कम होगा ना। जब निवेश कम होगा तो क्या होगा, रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा तो क्या होगा, आय कम होगी, जब आय कम होगी तो क्या होगा, मांग कम होगी। जब लोगों को कम रोजगार मिलेगा या जो लोगों के पास पैसे कम जाएंगे तो मार्केट से मांग कम होगी, तो जब मांग कम होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है वो भी कम होगी। मतलब कि जब पैसे लोगों के पास कम हाथ में होंगे
जब कम हाथ में होंगे, क्यों कम हाथ में होंगे? क्योंकि आरबीआई जो बैंकों ने अपनी बैंक रेट बढ़ा दी, तो जब बैंक रेट बढ़ा दी तो उससे अगर डायरेक्ट रूप से भी प्रभाव पड़ेगा, इनडायरेक्ट रूप से भी। डायरेक्ट रूप से कैसे पड़ेगा? जैसे मान लो कि कोई कार खरीदने वाला था, ठीक, कार खरीदना चाह रहा था, या कोई होम लोन लेना चाह रहा था, घर बनवाना चाह रहा था, तो ये सारी क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। क्योंकि अगर आप मान लो कि ब्याज दर 9% थी तो तुम मन बनाए थे कि अब हम कार खरीद लेंगे इस महीने, ठीक। लेकिन अगर आरबीआई कह दे कि अब वाणिज्यिक बैंक कहेंगे कि हम 15% में देंगे या 12% में देंगे, तो तुम कहोगे कि अभी नहीं खरीदेंगे, अभी कुछ दिन इंतज़ार करते हैं, हो सकता है फिर से जो बैंक जो ब्याज दर है वो कम हो, और जब कम होगी तब हम खरीदेंगे, ठीक। तो ऐसे में क्या होगा, कुछ समय के लिए उस कार की डिमांड कम हो जाएगी ना। जब कार की डिमांड कम हो गई तो मतलब कि अतिरिक्त उत्पादन कार का नहीं होगा। जब अतिरिक्त उत्पादन कार का नहीं होगा तो जो ना तो फिर रोजगार का क्रिएशन होगा, ना लोगों की इनकम बढ़ेगी। इसी तरह इनडायरेक्ट रूप से मतलब कि अगर ब्याज दर बढ़ गई तो कार इंडस्ट्री प्रभावित हुई कि नहीं हुई? क्योंकि जो पहले डिमांड, एक व्यक्ति की बात तो नहीं हो रही यहाँ पर, वो पूरे मार्केट में हज़ारों लोग खरीदते होंगे, हज़ारों लोग सोचेंगे इस बात को, एक व्यक्ति से कुछ नहीं होना। मतलब कि जब ब्याज दर कम होगी, बढ़ जाएगी, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे, हज़ारों लोग, लाखों लोग ऐसे होंगे जो अपना मूड चेंज कर देंगे कि अभी नहीं खरीदना, जब ब्याज दर सस्ती होगी तब खरीदेंगे। वाणिज्यिक बैंक ब्याज दर को बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है, बाजार में तरलता या मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। मुद्रा की मात्रा जब कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मांग कम हो जाएगी। जब मांग कम हो जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी, ठीक। और इसी तरह इसका विपरीत प्रभाव भी है। अगर मार्केट में डिप्रेशन की स्थिति है या मंदी की स्थिति है, जैसे कोरोना आ गया, मान लो किसी के पास इनकम नहीं थी खरीदने के लिए, परचेजिंग पावर नहीं है, तो अब ऐसे में आरबीआई क्या करेगा, ऐसे में इन ब्याज दरों को घटाना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि जब ब्याज दर घटेगी तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा ऋण लेने का प्रयास करेंगे ना। जब ज़्यादा ऋण लेंगे तो क्या होगा, जब सस्ती ब्याज दर पर ज़्यादा ऋण लेंगे तो जब ज़्यादा ऋण लेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट होगा ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो फिर आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी फिर डिमांड बढ़ेगी, तो फिर एक आर्थिक समृद्धि का दौर चल जाएगा। जैसे जब डिप्रेशन की स्थिति होती है या अर्थव्यवस्था में मंदी का काल होता है या अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि ज़्यादा चाहिए होती है, तो आरबीआई क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाता है। जब घटाएगा तो डिमांड बढ़ेगी। बस इसमें तुम लोगों को ये ध्यान रखना है कि इनको घटाएंगे तब क्या होगा, बढ़ाएंगे तब क्या होगा, ठीक। यहीं पे कहीं कहीं क्वेश्चन जब बना देता है तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कि मंदी की स्थिति में रिवर्स रेपो रेट बढ़ाई जाएगी कि घटाई जाएगी, या इन्फ्लेशन की स्थिति में रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रहा है आरबीआई या घटाएगा। जैसे वहाँ पे बताया कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में इन्फ्लेशन के समय आरबीआई बिक्री करेगा कि खरीदेगा, एसएलआर बढ़ाएगा कि घटाएगा, या बैंक दर बढ़ाएगा कि घटाएगा। यहाँ से हर बार कहीं ना कहीं से क्वेश्चन एक बनता है मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे मान लो ये हो गई रेपो रेट, इसको एक बार और समझ लो तुम लोग, ठीक। अगर रेपो रेट बढ़ेगी, ये बढ़ने का निशान है, तीर ऊपर जा रहा है, ठीक। अब इससे क्या होगा, तरलता क्या होगी मार्केट में, तरलता, या इसको लिख दो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, तरलता, रेपो रेट बढ़ी तो क्या होगा, लिक्विडिटी क्या होगी, घटेगी। ये तीर नीचे आ गया, ठीक। अब लिक्विडिटी घटेगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ये बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। जब इन्वेस्टमेंट घटेगा तो डिमांड आ गई, मान लो डी आ गया, तो डिमांड क्या होगी, घटेगी। तो जब डिमांड घटेगी तो महंगाई या इन्फ्लेशन घटेगी। जब डिमांड कम हो गई, जब मांग कम हो गई किसी चीज़ की, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तीर बनाओ तुम लोग, ऐसे नहीं, ठीक। रेपो रेट घटा कि इसका मतलब तीर नीचे आया, ठीक।
अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, ब्याज क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा? हैं? अगर रेपो रेट बढ़ा तो ब्याज क्या होगा, नहीं रेपो रेट घटा तो क्या होगा, ब्याज दर घटेगी। ठीक, अब जब ब्याज दर घटेगी तो क्या होगा, तरलता बढ़ेगी। जब तरलता बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ रहा है तो ब्याज दर क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? ब्याज दर बढ़ जाएगा। रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ता है तो ब्याज दर बढ़ जाएगा। अब ब्याज दर बढ़ेगा तो क्या होगा, तरलता कम हो जाएगी। जब तरलता कम हो जाएगी तो निवेश भी कम हो जाएगा। जब निवेश कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ठीक, इसी तरह अगर रिवर्स रेपो रेट घटता है तो क्या होगा, ब्याज भी घटेगी, तरलता बढ़ेगी, तरलता बढ़ जाएगी। जब तरलता बढ़ जाएगी तो क्या होगा, निवेश बढ़ जाएगा। जब निवेश बढ़ जाएगा तो कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी।